हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो जैसा कि हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, उसी क्रम में मैंने कुछ क्वेश्चंस को और सेलेक्ट किया हुआ है, जो कि आपके आईसीएमआर के क्वेश्चन हैं। ये बेसिकली आपका 2020 या 2021 का क्वेश्चन है, तो ये चीज़ को आप वेरीफ़ाई कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, बट ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में आपको मैंने सिंपल क्रॉस हीमोफीलिया से रिलेटेड बताया था कि आप कैसे उसको क्रॉस करेंगे। अगर आपको याद आ आपने इस चैनल को फ़ॉलो किया है, तो वो पार्ट आपने ज़रूर देखा होगा। तो उसी के सापेक्ष एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जिसको हम देख लेते हैं। ठीक है? तो ये बेसिक जेनेटिक्स का क्वेश्चन है, तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे? अगर आप नहीं जानते हैं, तो आप यहाँ पे इस चीज़ों को समझ लीजिए। बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है इन 4 ओ क्लॉक प्लांट। तो अभी हम पहले आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले यहाँ पे रुकेंगे और क्या याद रहना चाहिए हमको कि 4 ओ क्लॉक प्लांट तो सर ने हमको बताया है, और वो कहाँ बताया है, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है, जहाँ पे हमने साइटोप्लाज़्मिक इनहेरिटेंस पढ़ाया था मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए। और जो क्वेश्चन क्या था कि जो आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, वो आपका कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो वो मैंने आपको बताया था कि वो मदर से बेसिकली होता है, या आप कह सकते हैं एग के माध्यम से होता है। एम से एम को मैंने याद कराया था, याद आ गई बात? तो उसी क्रम में मैंने आपको ये भी बताया था कि चूँकि आपका माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हो या आपका प्लास्टिड का डीएनए हो, ये भी आपका जो होता है वो डीएनए कंटेनिंग होता है, और यहाँ पे जो ट्रांसफ़र होता है प्लास्टिड में, तो उसकी जो स्टडी की गई, उसका जो खूबसूरत एग्ज़ाम्पल है, वो एग्ज़ाम्पल क्या है आपका 4 ओ क्लॉक प्लांट होता है। ठीक है? तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और इसका जो नाम होता है, वो नाम जो है वो इसका क्या नाम है, मिराबिलिस जलापा। ठीक है? तो ये नाम याद रखिएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम में आपसे ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाए, मिराबिलिस जलापा आपका 4 ओ क्लॉक प्लांट है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा गया कि रेड कलर फ्लावर के लिए जो जीन ज़िम्मेदार है, वो आपका आर है। ठीक है? इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है ओवर द जीन व्हाइट फ्लावर कलर के लिए स्मॉल आर रिस्पॉन्सिबल है। और जब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में होता है, तब ये पिंक कलर हो जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। कहने का मतलब है कि जो आपका डोमिनेंट होता है, मान लीजिए कि आपका ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, इनका क्रॉस आपने कराया, तो जो आपका कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा, तो बेसिकली मतलब आपका मोस्टली केसेस में यही होता है कि जो आपका कैपिटल आर होगा, वो डोमिनेंट होगा। तो इसका जो आइडियली कलर होना चाहिए फ्लावर का, वो रेड कलर होना चाहिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिला, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे ये देखने को मिला कि ये फ्लावर रेड कलर का नहीं था, और ये फ्लावर किस कलर का था आपका, ये फ्लावर जो था वो आपका पिंक कलर का फ्लावर था। ठीक है? तो मैंने पिंक कलर से ही लिखा हुआ है, पिंक कलर का ये आपको मिला। ठीक है? अब चलो ठीक है, हमें पिंक कलर का मिल गया, कोई बात नहीं। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग इन ए क्रॉस बिटवीन रेड फ्लावर एंड पिंक फ्लावर में, अगर हम क्रॉस करें, अगर हम इनका वापस से क्रॉस करा दें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो यानी कि रेड कलर का फ्लावर है, यानी कि कैपिटल आर जीन ही होगा, और पिंक कलर के लिए आपको दे दिया है कि आर स्मॉल आर। ठीक है? तो हमने आर लिख लिया, स्मॉल आर लिख लिया। पिछली बार मैंने आपको ऐसे ही बताया था कि इस तरीके से आपको चार्ट बनाना है, मतलब मैथ के में जैसे आप ग्राफ बनाते थे, वैसे बना लीजिएगा। अब कैपिटल आर को कैपिटल आर से क्रॉस करा दीजिए, तो कैपिटल आर हो गया। कैपिटल आर को इससे क्रॉस करा दीजिए, तो कैपिटल आर स्मॉल आर हो गया। इसको इससे क्रॉस कराएँगे, तो कैपिटल आर, इसको इससे कराएँगे, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जो यहाँ पे आपको मेन चीज़ देखने को मिल रही है, वो आपको ये देखने को मिल रही है बच्चों, कि कैपिटल आर 2 जगह आपको, ये 4 खाने में 2 जगह आपको ये देखने को मिल रहा है, यानी कि ये रेड फ्लावर के लिए ज़िम्मेदार होगा। 4 में से 2 मिल रहा है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 50% बोल सकते हैं। और 4 में से 2 यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो आप इसको 50% बोल सकते हैं, जो कि आपका ये पिंक फ्लावर है। ठीक है? तो अब इसका आप ढूँढ लीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वो क्या होगा, 50% रेड फ्लावर होगा, और 50% जो होगा वो आपका पिंक फ्लावर होगा। कोई कन्फ्यूज़न? कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और ये ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाएगा, तो एक बार रुकिएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपको जेनेटिक्स नहीं आती है, तो सोच लो अरे भाई ये क्या कौन-सा क्रॉस दे दिया है, तो चलो भाई मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं करना है। और जो दूसरी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से समेट के लेकर जाएँगे कि 4 ओ क्लॉक प्लांट जो है, उसका जो दूसरा नाम होता है, वो क्या होता है, मिराबिलिस जलापा होता है। तो कोई कन्फ्यूज़न यहाँ तक आपको नहीं होनी चाहिए। राइट। अब यहाँ पे हम दूसरी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये भी आपका जेनेटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली जेनेटिक्स में आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि कैरेक्टर व्हिच अपीयर इन द फर्स्ट फ्लाइल जनरेशन। ठीक है? अब ये थोड़ा-सा आसान भी मैं कह सकता हूँ, थोड़ा कठिन भी कह सकता हूँ, बट एक मॉडरेट क्वेश्चन था। अगर आप बेसिक जेनेटिक्स पढ़े होंगे, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन में जो कैरेक्टर अपीयर होता है, वो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको ये सब नहीं पता है और आपने केवल मेरे लेक्चर को फ़ॉलो किया है, तो इसके पिछला लेक्चर जो मैंने अपलोड किया था, वो किया था मैंने एनिमल ब्रीडिंग का। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जब एनिमल ब्रीडिंग मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे मैंने इनब्रीडिंग बताया था। ठीक है?
इनब्रीडिंग जब मैंने आपको बताया तो वहाँ पे मैंने ये बताया कि आप 4 से 6 जनरेशन तक आप क्या करते हैं, क्रॉस करते रहते हैं, ठीक है? और इसी जब इनब्रीडिंग करते हैं तो यहाँ पे जब इनब्रीडिंग करते हैं, ठीक है? मतलब इन क्रॉसिंग कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, तो यहाँ पे एक टर्म मैंने बताया था आपको, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का टर्म मैंने बताया था, ठीक है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि जब आप इतना ज़्यादा क्रॉस करते रहते हैं तो जो आपके रिसेसिव कैरेक्टर होते हैं वो अपीयर हो जाते हैं। तो हालाँकि ये अच्छी चीज़ भी है, अगर अपीयर हो गए तो आप उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, किसी बीमारी को अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो अच्छी बात है कि आपको जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो आपको पता चल गया। लेकिन क्या है कि आपको उस रिसेसिव कैरेक्टर को आपको पता करने के लिए आपको 4 से 6 जनरेशन तक क्रॉस कराना पड़ेगा, तब वो अपीयर होगा। पहली जनरेशन में वो नहीं अपीयर होते हैं, बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है, मतलब जो एक थंब रूल है आपका आइडियली। तो उसी कॉन्सेप्ट को आपको लगाना था, उस कॉन्सेप्ट को लगाने पर जो आपका करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपका ये मिलेगा, डोमिनेंट कैरेक्टर जो होंगे वो आपको मिलेंगे, रिसेसिव तो आपको मिलेंगे नहीं। उसके अलावा इसी में आपसे पूछा गया होलैंड्रिक कैरेक्टर, तो आपको इसको भी समझ लीजिए। बेसिकली आपके 2 तरह के कैरेक्टर होते हैं, आपका एक्स लिंक्ड होता है, आपका वाई लिंक्ड। तो जो कैरेक्टर आपका वाई लिंक्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, होलैंड्रिक बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने साइड में लगा दिया है। होलैंड्रिक ट्रेड्स जो होते हैं वो आपके वाई लिंक्ड ट्रेड होते हैं, बेसिकली मेल से मेल में ट्रांसफर होते हैं। इसके 3 एग्जाम्पल जो हैं ये याद रखिएगा। इसका जो एक एग्जाम्पल है हाइपरट्राइकोसिस है, मतलब जो कान पे बाल आ जाते हैं वो हो गया, टीडीएफ हो गया, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर हो गया, और पॉर्क्यूपिन स्किन हो गया। तो आज से आपको होलैंड्रिक भी पता चलेगा। और लीथल जो होते हैं, ऐसे कैरेक्टर जो डेथ कॉजिंग होते हैं, तो ये अपनी एक अलग स्टोरी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात, कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करोगे तो ऐसे क्वेश्चन आराम से लग जाएंगे। बाकी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस और पूछे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ कि आईसीएमआर और डीबीटी कुछ अपने अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, और उसका क्वेश्चन पूछने का दो लॉजिक है। पहली बात तो मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप जब रिसर्च फील्ड में आएंगे तो आपको मान लीजिए अगर आपका एनिमल पे काम है या आप कुछ और भी कर रहे हैं तो आपको डोज वगैरह बनानी होगी, ठीक है? वहां पे आपको मान लीजिए कि 100 mg पर केजी का डोज आपको देना है, तो कैसे डिजोल्व करना है, क्या करना है, या हो सकता है कि आपका जो कंपाउंड है वो नहीं डिजोल्व हो रहा है, ठीक है? या आपका उसको मीडिएटर बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप कैसे चीजों को हैंडल करेंगे, या आपको बफर बनाने हैं, ठीक है? तो ये चीजें जो होती हैं, हालांकि ये ऐसे क्वेश्चन सीएसआईआर नहीं पूछता है, ठीक है? बट ये आईसीएमआर और डीबीटी, ये दो एजेंसी ऐसी हैं जो आपसे पूछती हैं, उनकी अपेक्षा होती है कि आप मतलब ये बफर वगैरह आप बना लोगे कि नहीं बना लोगे, या कैसे चीजें, अगर आपको फॉर्मुलेशन का काम करना हो, थोड़ा बहुत मतलब एनिमल्स में ड्रग देनी हो, तो आप कैसे इसको चीजों को हैंडल करोगे। और ये आपकी स्मार्टनेस को चेक करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता है, बस चीजें होती हैं तो वो आपको देखनी होती है। तो इस क्वेश्चन के देने का लॉजिक केवल इतना होता है, राइट? तो मैं इसको यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि एक इन्फेंट है, मतलब बच्चा है, जिसको 28 mg का डोज देनी है, पर डे देनी है, जिसको 2 इक्वल डोजेस में हमने डिवाइड कर दिया। द मेडिकेशन इज डिस्पेंस्ड एज 20 mg पर ml। मतलब क्या है कि जो आपका दवाई है, ये जो दवा है वो 5 ml, अगर आप किसी भी चीज में ले लीजिए, मान लीजिए कोई आपका लिक्विड चीज है, कोई एक मतलब सोल्यूशन है, डिस्टिल वाटर मान लो, ये 5 ml है, तो 5 ml डिस्टिल वाटर में उस दवा का केवल 20 mg ही डिसॉल्व होगा, इससे ज्यादा नहीं डिसॉल्व होगा। और हमको 28 mg का डोज देना है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे अराइज हुई। तो हम क्या करना चाहिए, चूंकि हमें अब क्या करना है, इसी वजह से कह रहा है कि हाउ मैनी मिलीलीटर शुड बी ईच डोज, के लिए कितने मिलीलीटर उसको डिसॉल्व करने होंगे, ठीक है? अब चूंकि जो मैक्सिमम लिमिट है वो 5 ml में केवल 20 mg जाएगी, हमको 28 mg डिसॉल्व करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि 28 mg को आप दो भागों में डिवाइड कर लीजिए, 28 का आधा 14 mg एक तरफ, 14 mg एक तरफ, ठीक है? अब यहाँ पे आप यूनिट मेथड का यूज कर लीजिए कि 20 mg जो है, अगर आप सीधा सा देखें कि 20 mg अगर आपको डिसॉल्व करना है, ठीक है? 20 mg अगर आपको डिसॉल्व करना है तो आपको 5 ml लग रहा है डिस्टिल वाटर, या कोई भी चीज है, मान लीजिए जो आपका सोल्यूशन है। अगर आपको 1 mg डिसॉल्व करना है तो कितना लग रहा है, 5/20 लग रहा है, ठीक है? और अगर आपको 14 mg डिसॉल्व करना हो तो कितना लगेगा, तो 5 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और बटे 20 आ जाएगा, तो 5 4 जा 20, और 4 को 14 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 3.5 मिलीलीटर। तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस जेन्युइन आपसे पूछा गया। अगर आप थोड़े से नहीं अवेयर हैं तो आप क्या हो जाएंगे, घबरा जाएंगे और क्वेश्चन को छोड़ देंगे। बट ऐसे क्वेश्चन को एक बार पढ़िएगा जरूर, ठीक है? फिर इसके बाद एक नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फंक्शन ऑफ द सेंट्रोस्कोप। तो हालांकि ये पार्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट मैं आपको बता देता हूँ कि सेल साइकिल आप जरूर पढ़ के जाइएगा। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो एटलीस्ट एनसीईआरटी से एक बार रीडिंग
ज़रूर कर लीजिएगा। और इसमें क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप सेल साइकिल में डिफरेंट 5 स्टेजेस होती हैं, वो सारा याद रखिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होती है, तो ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इस तरफ मतलब ध्यान रखना। तो इसपे सेंट्रोसोम वहीं का एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जो बेसिकली स्पिंडल फाइबर बनाने के काम आता है। इसके अलावा अगर आपको नहीं भी पता था, तो कैसे आप ट्रेस करेंगे? तो प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है? प्रोटीन सिंथेसिस आपका राइबोसोम में होता है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। सिक्रीशन आप कौन-सा ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है? आपका गोल्गी बॉडी सिक्रीशन में इन्वॉल्व होता है। और ऑस्मोरेगुलेशन तो आपकी एक अलग स्टोरी आती है, जैसे कि आपका एक्सक्रीशन या ऑस्मोरेगुलेशन के लिए जैसे आप छोटे फाइलम में जाएँगे, तो वहाँ पे जैसे आपने पढ़ा होगा फ्लेम सेल्स पढ़ी होगी, जो कि आपकी प्लैटीहेल्मिन्थेस में होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं, तो ये एक अलग स्टोरी है। तो इस तरीके से भी आप ऐसे क्वेश्चन्स के आंसर को टैग कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और आपका पूछा गया, हालाँकि इस क्वेश्चन को भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बस इसको छ शॉर्ट में समझ लीजिए, मैं ट्रिक बता दूँगा तो आपको याद ही रहेगा कि 2 सीक्वेंस को होमोलॉगस कहा जाएगा, कब कहा जाएगा। तो हालाँकि ये जो होमोलॉगस की स्टोरी आती है, ये आप इवोल्यूशन में जाइएगा, वहाँ पे आपको होमोलॉगस ऑर्गन, ठीक है? और एनालॉगस ऑर्गन मिल जाएगा। हालाँकि ये होमो एना वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, ये बेसिकली यहाँ पे ऑर्गन के टर्म में है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सीक्वेंस पूछा था, हालाँकि ये प्रोटीन के रेफरेंस में पूछ रहे हैं। ठीक है? तो ख़ैर कुछ भी हो, होमोलॉगस, एनालॉगस कॉन्सेप्ट वही चलता है। ठीक है? तो सिंपल सी जो आपको याद रखना है, वो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। एच और डी, ठीक है? मतलब एचडी, मतलब आजकल आप कुछ भी देखते हैं ना, अगर आप कोई चैनल आपके घर पे होगा, तो जैसे कि मान लीजिए आजकल मैच आ रहा है स्टार स्पोर्ट्स पे, तो जब आजकल एलईडी की बड़ी टीवी हो गई है, तो वहाँ पे आप एचडी में देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं, वो एचडी चैनल जो होती हैं, वो क्या होती हैं, बहुत बेटर क्वालिटी के साथ आती हैं। तो एचडी का एचडी निकाल लीजिएगा, एच से होमोलॉगस ऑर्गन और डी से क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है? एक्चुअली में होता क्या है कि होमोलॉगस ऑर्गन जो होते हैं, वो आपके डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बनते हैं, और जो आपके एनालॉगस ऑर्गन होते हैं, मतलब एसी, घर में क्या होता है, एसी लगा रहता है, गर्मी में क्या लगाओगे, एसी लगाओगे, तो एनालॉगस का ऑर्गन जो होता है, वो आपका सी से क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है? तो बस इतना भी याद रखोगे ना, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे। ठीक है? बाकी दुनियादारी क्या होती है, उसको एक बार देख लेना। हालाँकि बेसिकली होता क्या है कि होमोलॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, इनके एंसेस्टर जो होते हैं, मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से बनते हैं। बेसिकली होता क्या है कि होमोलॉगस ऑर्गन, आप इसको देखिएगा तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी एनाटॉमी होगी, ठीक है? एनाटॉमी जो होगी उनकी, ठीक है? एनाटॉमी जो होती है, वो आपकी क्या होती है, सेम होती है, और फंक्शन जो होता है, वो आपका डिफरेंट होता है। ठीक है? उनके फंक्शन जो होंगे डिफरेंट होंगे। एनालॉगस ऑर्गन में क्या होगा कि उनके फंक्शन जो होंगे, वो सेम होगा, लेकिन एनाटॉमी जो होती है, वो डिफरेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा डिटेल में जाके इसको पढ़िएगा तो मिल जाएगा। जैसे एनालॉगस का एग्ज़ाम्पल क्या होगा, ये आपका एग्ज़ाम्पल होता है विंग ऑफ बटरफ्लाई, ठीक है? विंग ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही क्या होंगे, अगर दोनों के विंग जो होंगे, वो उड़ने के काम आएँगे, मतलब फ्लाई के काम आएँगे, उड़ने के काम आएँगे, लेकिन ये क्या है, आपका इंसेक्ट क्लास में है, ये आपका क्या है, मैमल, सॉरी बर्ड तो अपनी जो स्टोरी है कॉर्डेट्स में आ गया, तो फाइलम अलग हो गया, लेकिन काम जो है वो उनका सेम है, लेकिन एनाटॉमी क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है? तो ये जो होती है, ये आपका एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। बेसिकली ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन से बनते हैं, मतलब कन्वर्ज होके बनते हैं, और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन जो होता है, वो आपका एचडी में होता है। तो खैर इतनी स्टोरी है, बाकी थोड़ा-सा आपको ये एनसीईआरटी वगैरह में आराम से मिल जाएगा। तो ये भी पार्ट इम्पोर्टेंट है, इतना पढ़ लेना। और बाकी केवल अगर कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बता दी है, वो केवल इतनी बातें आपको याद रखनी है, बाकी दुनियादारी भूल जाना। ठीक है? बस आपको जो याद रखना है, वो एचडी और एसी वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो याद रखिएगा। आपके आधे क्वेश्चन जो होंगे, वो आपके सॉल्व हो जाएँगे। ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है? तो इतने क्वेश्चन्स मैंने अभी यहाँ पे, कुछ क्वेश्चन्स जो थे वो मैंने आपके उठाए थे। आशा है कि इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक है? आपका अब यहाँ से बहुत कम डेज़ बाकी हैं, आपके 15-20 दिन जो भी बाकी हैं, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो नहीं समझ में आता है उसको बताइए। ठीक है? और खूब अच्छे से पढ़िए। बाकी कुछ और भी क्वेश्चन्स मैं सॉल्व करूँगा, कुछ और भी जो चीज़ें आपके रिगार्डिंग मुझे लगेंगी वो इम्पोर्टेंट है, वो मैं डे बाय डे जो भी यहाँ पे बचे हुए समय है, उसमें मैं अपलोड कर दूँगा। ठीक है? तो बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।